अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की जो बिल गेट्स की ही तरह बेतहाशा सफल था, लेकिन जिसकी सफलता को भाग्य या कौशल से बांधना कठिन है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने अपने रेल मार्ग साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए बस कुछ व्यापारिक करार पूरे ही किए थे। उनके एक व्यावसायिक सलाहकार ने आगे झुककर वैंडरबिल्ट को बताया कि हर एक वो करार जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी, वो किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा था। हे भगवान, जॉन, वैंडरबिल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेल मार्ग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद मेरा पहला विचार यह था, इस रवैये के कारण ही वो इतने सफल थे। वैंडरबिल्ट के समय में कानून रेल मार्ग को अनुमति नहीं देता था, इसलिए उन्होंने कहा भाड़ में जाए, और कैसे भी अपना काम किया। वैंडरबिल्ट बेतहाशा रूप से सफल थे, इसीलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत, जो कुख्यात और उनकी सफलता के लिए निर्णायक थी, उसे ऋषि ज्ञान के रूप में देखना लुभावना लग सकता है। उस बेजोड़ दूरदर्शी ने कुछ भी अपने रास्ते में नहीं आने दिया। लेकिन ये एनालिसिस कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति खुल्लम खुल्ला अपराध को उद्यमी विशिष्टता के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देगा। आप आसानी से वैंडरबिल्ट की कहानी के अलग तरह से रूप लेने की कल्पना कर सकते हैं। एक नियम विरोधी जिसकी नई कंपनी एक अदालत के आदेश से धराशायी हो गई। इसीलिए यहां पर एक समस्या है। आप वैंडरबिल्ट की कानून तोड़ने के लिए उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितने कि आप एनरॉन की इसके लिए आलोचना करते हैं। शायद इनमें से एक भाग्यवश कानून के हाथों से बच निकला, जबकि दूसरा जोखिम के छोर पर जा पहुंचा। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी भी ऐसी ही है। उनका बार बार कानून की आंखों में धूल झोंकना। एक न्यायाधीश ने एक बार उनकी कंपनी को आम चोर के समान कहा था। इतिहासकारों द्वारा अक्सर शातिर व्यवसाय होशियारी के रूप में दर्शाया गया है। शायद वो था भी, लेकिन नैरेटिव तुमने पुराने नियम कानूनों को इनोवेशन के आड़े नहीं आने दिया से तुमने एक अपराध किया है में कब बदलता है, या फिर नैरेटिव को रॉकफेलर बहुत प्रतिभावान थे, उनकी सफलताओं से सीखने का प्रयास करो से रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यावसायिक असफलताओं से सीखने का प्रयत्न करो में बदलने के लिए कहानी में कितनी फेरबदल करनी होगी? बहुत कम। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था। क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? उनके पास थी और उन्होंने काम भी किया, लेकिन उन शब्दों की किसी ऐसी कहानी के अंतिम शब्दों के रूप में कल्पना करना काफी आसान है जिसका परिणाम बिल्कुल अलग हो। निडरता और लापरवाही के बीच की रेखा बहुत महीन हो सकती है। जब हम भाग्य और जोखिम को उनका उचित लेखा न दें तो वो अदृश्य हो सकते हैं। बेंजामिन ग्रैहम अब तक के महानतम निवेशक, मूल्य निवेश के जनक और वॉरेन बफे के शुरुआती गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन बेंजामिन ग्राहम की अधिकांश निवेश सफलता GEICO स्टॉक के एक बड़े भाग का स्वामी होने के कारण थी, जिसने उनके खुद के अनुसार हर उस विविधीकरण का नियम तोड़कर रख दिया जिसे ग्राहम ने खुद अपने प्रसिद्ध मूल ग्रंथों में लिखा था। यहां निर्भीकता और लापरवाही के बीच की महीन रेखा कहां स्थित है, मुझे नहीं पता। ग्राहम ने अपने GEICO बोनेंजा के बारे में लिखा, एक भाग्यशाली मौका या एक अत्यंत समझदारी वाला निर्णय, क्या हम इनके बीच का अंतर बता सकते हैं? आसानी से नहीं। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि मार्क जुकरबर्ग प्रतिभावान हैं क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 के $1 बिलियन में उसकी कंपनी खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर डटे रहे। लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू की उतनी ही आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसे बटोर लेने चाहिए थे। उद्यमियों के लिए यहां क्या सबक है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके और भी कितने ही उदाहरण हैं।
अनगिनत सौभाग्य और सफलताएं लेवरेज का परिणाम हैं। सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे प्रबंधक अपने कर्मचारियों को जितना हो सके उतना बाध्य करते हैं। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, दोनों स्वीकृत व्यावसायिक ज्ञान हैं। इंस्पायरिंगली बोल्ड और मूर्ख लापरवाह के बीच की रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे बस पश्च दृष्टि से देखा जा सकता है। भाग्य और जोखिम एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। जब हम वित्त प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, ये पहचानना सबसे कठिन समस्या है। लेकिन ऐसी 2 बातें हैं जो आपको बेहतर दिशा दिखा सकती हैं। ध्यान रखें कि आप किसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किसे नापसंद करते हैं और उसके जैसा नहीं बनना चाहते। या फिर ध्यान रखिए, जब आप ये मानने चलें कि 100% परिणाम प्रयासों और निर्णयों पर निर्भर करते हैं। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैंने उसे एक पत्र लिखा जिसका एक हिस्सा कुछ ऐसा था। कुछ लोग ऐसे परिवारों में जन्म लेते हैं जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य इसके विरुद्ध होते हैं। कुछ का जन्म समृद्ध अर्थव्यवस्था में होता है जहां एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ का जन्म युद्ध और अभाव में होता है। मैं तुम्हें सफल होते देखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद हासिल करो। पर याद रखो कि सफलता हमेशा मेहनत के कारण नहीं मिलती और गरीबी हमेशा आलस के कारण नहीं होती। जब तुम दूसरों को और साथ में खुद को आंकने लगो, तब यह हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और केस स्टडीज पर अधिक ध्यान दें। किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन खतरनाक हो सकता है, चूंकि हम अक्सर चरम सीमा के उदाहरण लेते हैं, जैसे अरबपति, सीईओ या वो जो बुरी तरह से असफल हुए, जो खबरों में रहते हैं। और चरम सीमा के उदाहरण अक्सर अपनी जटिलता के कारण अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जितना चरम कोई परिणाम होता है, उतना ही कम उसके सबक को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, क्योंकि यह परिणाम उतना ही अधिक भाग्य और जोखिम की चरम सीमाओं से प्रभावित हुआ होगा। आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख ब्रॉड पैटर्न के निकट पहुंच जाएंगे। प्रतिमान जितना सामान्य होगा, उतना ही अधिक वो आपके जीवन में लागू हो सकेगा। वॉरेन बफे की निवेश सफलता का अनुकरण कर पाना कठिन है, क्योंकि उनके परिणाम इतने चरम हैं कि उनकी आजीवन उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका संभवतः बहुत अधिक है। और भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं जिसका विश्वसनीयता से अनुकरण किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, ये समझना कि जो लोग अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं वो अधिक खुश रहते हैं, ये एक ब्रॉड और कॉमन ऑब्जर्वेशन है जिसे आप इस्तेमाल कर सकें। मेरे पसंदीदा इतिहासकार फ्रेडरिक लुइस एलन ने अपना करियर एक औसत मध्यस्थ अमेरिकी के जीवन को दर्शाते हुए बिताया। वो कैसे रहते थे, किस प्रकार उनमें बदलाव आया, आजीविका के लिए वो क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे वगैरह। इस तरह के व्यापक अवलोकन से अधिक उपयुक्त सीख मिलती है, बजाय उन चंद अतिशय लोगों के अध्ययन से जो हमेशा खबरों में रहते हैं। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। ये होशियार लोगों को ये सोचने को लुभाती है कि वो कभी हार नहीं सकते। जब सब बहुत अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि ये इतना अच्छा भी नहीं जितना आपको लग रहा है। आप अजेय नहीं हैं, और यदि आप ये मान लें कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। लेकिन इसे दूसरी दिशा में देखा जाए तब भी ये मान्य है। असफलता भी एक खराब शिक्षक हो सकती है, क्योंकि ये होशियार लोगों को ये मानने के लिए मजबूर करती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे, जब कभी वो जोखिम की निर्मम वास्तविकता का सामना करते हैं।
असफलता का सामना करने की तरकीब यह है कि आप अपने वित्तीय जीवन का इस तरह से प्रबंधन करें कि एक बुरा निवेश या एक अपूर्ण वित्तीय उद्देश्य आपको पूरी तरह से न झकझोर दे और फिर से भाग्य आपके पक्ष में होने तक आगे बढ़ता रहे। लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका का आशय यह है कि हमें खुद को माफ करना सीखना चाहिए और साथ ही दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। कुछ भी इतना खराब या अच्छा नहीं होता जितना वो दिखता है। आइए अब ऐसे दो व्यक्तियों की कहानियों पर नजर डालें जिन्होंने अपने भाग्य को बाध्य किया। कभी भी पर्याप्त नहीं। जब अमीर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। जॉन बोगले वैंगार्ड के संस्थापक थे, जिनका सन 2019 में निधन हो गया। उन्होंने एक बार धन दौलत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाई जो कुछ ऐसा दर्शाती है जिसके बारे में हम अधिक नहीं सोचते। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वोनेगट ने अपने साथी जोसेफ हेलर से कहा कि उनके मेजबान जो एक हेज फंड मैनेजर थे, उन्होंने एक ही दिन में इतने पैसे कमाए हैं जितने के हेलर ने अपनी अत्यंत लोकप्रिय नॉवल कैच 22 की पूरी हिस्ट्री में भी नहीं कमाए होंगे। हेलर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास वो है जो उसके पास कभी नहीं होगा, पर्याप्त। मैं इस शब्द की सिंपल आर्टिस्ट्री से स्तब्ध रह गया, स्तब्ध, जिसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि मुझे खुद जीवन में बहुत कुछ मिला है, और दूसरा क्योंकि जोसेफ हेलर ने जो कहा वो एकदम सही था। हमारे समाज के एक अंश के लिए, जिसमें हम में से काफी समृद्ध और शक्तिशाली लोग शामिल हैं, आजकल कोई सीमा ही नहीं है जो पर्याप्तता को डिफाइन कर सके। ये कितना स्मार्ट है और कितना शक्तिशाली। आइए मैं आपको हमारे पास पर्याप्त न होने के खतरों के दो उदाहरण देता हूं और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखा सकते हैं। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और किशोरावस्था में वो अनाथ हो गए। लोग ऐसे प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में बात करते हैं जो अपना जीवन थर्ड बेस पर शुरू करते हैं। गुप्ता तो बेसबॉल स्टेडियम भी नहीं देख पाए। उस शुरुआत से आगे चलकर रजत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की वो अद्भुत हैं। लगभग 15 वर्ष की उम्र में गुप्ता मैकेंसे के सीईओ बन गए, जो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म है। वो सन 2007 में रिटायर हुए, जिसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोक हितैषी कार्यों में बिल गेट्स के साथ पार्टनरशिप की। वो 5 अन्य पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। कोलकाता की झुग्गी झोपड़ी से निकलकर गुप्ता अभी तक के सबसे सफल उद्यमियों में से एक बन चुके हैं। सफलता के साथ साथ उन्हें प्रचुर संपत्ति भी मिली। सन 2008 में खबरों के अनुसार गुप्ता की शुद्ध संपत्ति $100 मिलियन थी। इतनी राशि अधिकांश लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। उस राशि का 5% वार्षिक प्रतिफल प्रतिदिन लगभग $600 प्रति घंटा उत्पन्न करता है। वो जीवन में जो चाहे वो कर सकते थे, और जो वो चाहते थे वो मात्र एक सेंटा मिलियनियर बनना नहीं था, वो एक बिलियनियर बनना चाहते थे, और वो हर हाल में ये पाना चाहते थे। गुप्ता गोल्डमैन सॉक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे, जिसके कारण वो विश्व के कुछ सबसे अमीर निवेशकों से घिरे हुए थे। एक निवेशक ने प्राइवेट इक्विटी टाइकून के भुगतान दिवस का हवाला देते हुए गुप्ता के बारे में कहा, मुझे लगता है वो उस समूह में रहना चाहते हैं। वो एक अरबपतियों का समूह है ना? गोल्डमैन जैसे अरबों खरबों का ही समूह है, सही है ना? बिल्कुल सही। और इस तरह गुप्ता को एक फायदे से भरा अन्य काम मिल गया। सन 2008 में जब गोल्डमैन सॉक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस की मार झेलनी पड़ी, वॉरेन बफे ने इस बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन की राशि निवेश करने का निर्णय लिया। गोल्डमैन बोर्ड का सदस्य होने के कारण गुप्ता को सामान्य जनता से पहले इस सौदे की जानकारी मिल गई। ये एक मूल्यवान जानकारी थी,
गोल्डमैन का सर्वाइवल थोड़ा डाउटफुल था और बफेट के समर्थन से निश्चय ही उसके स्टॉक में उछाल आ जाता। इस आगामी सौदे की जानकारी मिलने के 16 सेकंड के बाद गुप्ता, जो गोल्डमैन बोर्ड मीटिंग की फोन कॉल पर थे, उन्होंने फोन रखकर राजरत्नम नाम के एक हेज फंड प्रबंधक को फोन मिलाया। कॉल रिकॉर्ड नहीं किया गया, लेकिन राजरत्नम ने तुरंत गोल्डमैन सॉक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि फोन पर क्या बात हुई होगी। कुछ घंटों के बाद जनता के सामने बफेट गोल्डमैन सौदे की घोषणा की गई। गोल्डमैन के स्टॉक में उछाल आया। राजारत्नम ने तुरंत $1 मिलियन कमा लिए। ये इस कथित चलन का बस एक उदाहरण है। SEC का दावा है कि गुप्ता की भीतरी कमाई से उन्हें $17 मिलियन का लाभ हुआ। ये पैसा कमाने का आसान तरीका था और प्रोसिक्यूटर्स के लिए यह और भी आसान मामला था। गुप्ता और राजारत्नम दोनों भीतरी लेन देन के जुर्म में जेल गए और उनके करियर और प्रतिष्ठा दोनों हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गए। अब बर्नी मैडॉफ का उदाहरण लीजिए। उसके अपराध के बारे में सब भली भांति जानते हैं। मैडोफ चार्ल्स पॉन्जी के बाद से अब तक का सबसे कुख्यात पॉन्जी चालबाज है। मैडोफ निवेशकों को 2 दशकों तक ठगता रहा, तक कि उसका अपराध पकड़ नहीं लिया गया। व्यंग्यपूर्वक रूप से गुप्ता के कारनामे के कुछ ही सप्ताह बाद। यहां पर अनदेखा पहलू यह है कि मैडॉफ गुप्ता की ही तरह एक जालसाज के अलावा कुछ और भी था। पॉन्जी योजना जिसने उसे प्रसिद्ध बनाया, उससे पहले वो एक बेतहाशा सफल और विधि संगत व्यवसायी था। मैडोफ एक बाजार निर्माता था जिसका काम स्टॉक खरीदारों और विक्रेताओं को आपस में जोड़ना था। वो इस काम में बहुत अच्छा था। सन 1992 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मैडॉफ की मार्केट मेकिंग फर्म का कुछ ऐसा बखान किया। बर्नार्ड एल ने एक हाईली प्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज फर्म स्थापित की है, मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, जो स्टॉक ट्रेड का एक विशालकाय भाग बिग बोर्ड के हाथ से निकाल ले जाती है। मैडॉफ फर्म द्वारा एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला $740 मिलियन का प्रतिदिन औसत ट्रेड न्यूयॉर्क एक्सचेंज का कुल 9% है। मिस्टर मैडॉफ की फर्म इतनी जल्दी और सस्ते में ट्रेड संचालित कर सकती है कि ये अन्य ब्रोकरेज कंपनियों को उनके ग्राहकों के ऑर्डर पूरा करने के लिए 1 पेनी प्रति शेयर देती है और इस प्रकार क्रय विक्रय दर के अंतर से लाभ उठाती है, जिसके लिए अधिकतर स्टॉक ट्रेड करते हैं। यह किसी पत्रकार द्वारा किसी ऐसी धोखाधड़ी का वर्णन नहीं जो कभी कभार नहीं आई थी। मैडोफ का मार्केट मेकिंग व्यवसाय वैध था। एक भूतपूर्व कर्मचारी ने बताया कि मैडॉफ के व्यवसाय की मार्केट मेकिंग शाखा प्रतिवर्ष $25 मिलियन से $50 मिलियन कमाती थी। बर्नी मैडॉफ का वैध धोखाधड़ी रहित व्यवसाय हर तरह से बहुत सफल था। उसने उसे अत्यधिक और वैध रूप से समृद्ध बनाया और फिर भी धोखाधड़ी। जो प्रश्न हमें गुप्ता और मैडॉफ दोनों से पूछना चाहिए वो ये है कि कोई ऐसा जिसके पास अरबों खरबों डॉलर हो, वो और अधिक पैसों के लिए क्यों इतना बेताब होगा कि उसे पाने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा दे। वो लोग जो जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हों, उनके द्वारा किया गया अपराध अलग बात है। एक नाइजीरियन ठग ने एक बार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से ग्लानि का अनुभव होता है, लेकिन गरीबी आपको दर्द महसूस नहीं होने देती। जो गुप्ता और मैडॉफ ने किया वो अलग था। उनके पास पहले से सब कुछ था, अकल्पनीय संपत्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति, स्वतंत्रता, और उन्होंने इस सब को जाने दिया क्योंकि उन्हें और अधिक चाहिए था। उन्हें पर्याप्त का बोध नहीं था। ये चरम उदाहरण है, लेकिन इस तरीके के गैर अपराधी संस्करण भी हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड में काम कर रहे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दसों सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे और उनकी संपत्ति में से अधिकांश उनके खुद के फंड में निवेशित थी। फिर और अधिक पाने की लालसा में उन्होंने इतना जोखिम उठाया कि सब खो बैठे। सन 1998 में इतिहास की सबसे दृढ़ अर्थव्यवस्था और सबसे अच्छे बुल मार्केट के बीच वॉरेन बफे ने
बाद में इसका इस तरह से वर्णन किया। वो पैसा कमाने के लिए जो उनके पास नहीं था और जिसकी उन्हें आवश्यकता भी नहीं थी, उन्होंने वो सब दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और आवश्यक था। और ये मूर्खता है, ये साफ मूर्खता है जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाते हैं जो जरूरी नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आपके पास है और जरूरी है, उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं। ये एक ऐसी बात है जो उतनी ही प्रत्यक्ष है जितनी कि अनदेखी। हम में से शायद ही कभी किसी के पास $100 मिलियन हों, जैसे गुप्ता और मैडॉफ के पास थे। लेकिन ये किताब पढ़ रहे लोगों में से कुछ प्रतिशत अपने जीवन के एक पड़ाव पर इतना वेतन अवश्य कमा सकेंगे जिससे वो अपनी हर जायज जरूरत पूरी कर सकें और साथ ही उसमें से भी काफी कुछ पा सकें जो वो चाहते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये कुछ बातें आप याद रखें। पहला, सबसे कठिन फाइनेंशियल स्किल गोल पोस्ट को चलने से रोकना है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और यह खतरनाक होता जाता है जब ज्यादा का स्वाद ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा प्रतिष्ठा, संतुष्टि, ज्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीजों में माहिर है, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में। शायद ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ भी मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। दूसरा, यहां असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो प्रतिवर्ष $5 लाख कमाता है। वो हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $430 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब तुलना करें तो वो नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा। लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए, $36 मिलियन प्रतिवर्ष बेतहाशा धनराशि है। लेकिन सन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधकों को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी इनकम की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड प्रबंधक $340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाता है वो शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेड फंड प्रबंधकों से करता होगा जिन्होंने सन 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वो शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं जिनकी निजी संपत्ति सन 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोन्स से प्रेरित हो सकता है जिनकी शुद्ध संपत्ति सन 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरे साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि असल में कोई इसे छू नहीं पाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि कभी इसे लड़ा ही नहीं जाए। ये मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वो दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लॉस वेगस जाता है। एक बार उसने एक डीलर से पूछा, तुम कौन सा खेल खेलते हो और कौन से कसीनो में? डीलर ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, लॉस वेगस के कसीनो में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि जैसे ही आप अंदर जाएं वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम करता है।
पहला, सबसे कठिन फाइनेंशियल स्किल गोल पोस्ट को चलने से रोकना है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी है। अगर नतीजों के साथ उम्मीदें बढ़ती रहें तो अधिक पाने की चेष्टा का कोई मतलब नहीं, क्योंकि और अधिक प्रयास के बाद आप फिर वैसा ही महसूस करेंगे और यह खतरनाक होता जाता है जब ज्यादा का स्वाद ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा प्रतिष्ठा, संतुष्टि, ज्यादा महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है। उस परिस्थिति में आगे बढ़ाया हुआ एक कदम गोल पोस्ट को 2 और कदम आगे धकेल देता है। आपको लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं और गति बनाए रखने का एकमात्र तरीका और अधिक जोखिम उठाना है। मॉडर्न कैपिटलिज्म 2 चीजों में माहिर है, धन दौलत उत्पन्न करने में और साथ ही ईर्ष्या उत्पन्न करने में। शायद ये दोनों साथ साथ ही पाए जाते हैं। अपने साथियों से आगे बढ़ने का जुनून सफलता का ईंधन हो सकता है, लेकिन पर्याप्त के बोध के बिना जीवन में कुछ भी मजा नहीं है। खुशी, जैसा कि कहा जाता है, उम्मीदों के बिना नतीजे हैं। दूसरा, यहां असल समस्या सामाजिक तुलना है। एक नए बेसबॉल खिलाड़ी के बारे में सोचिए जो प्रतिवर्ष $5 लाख कमाता है। वो हर परिभाषा से अमीर है, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो उसी टीम के लिए खेलता है जिसके लिए माइक ट्राउट, जिसके पास 12 वर्षीय $430 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है। अब तुलना करें तो वो नया खिलाड़ी दिवालिया प्रतीत होगा। लेकिन अब माइक ट्राउट की तरह सोचिए, $36 मिलियन प्रतिवर्ष बेतहाशा धनराशि है, लेकिन सन 2018 में उच्चतम आय वाले हेज फंड प्रबंधकों को शीर्ष 10 की सूची में आने के लिए $340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाना आवश्यक था। ट्राउट जैसे लोग संभवतः अपनी इनकम की तुलना ऐसे लोगों से करते होंगे, और जो हेज फंड प्रबंधक $340 मिलियन प्रतिवर्ष कमाता है वो शायद खुद की तुलना शीर्ष 5 हेड फंड प्रबंधकों से करता होगा, जिन्होंने सन 2018 में कम से कम $770 मिलियन कमाए। वो शीर्ष प्रबंधक वॉरेन बफेट के जैसे किसी से प्रेरित हो सकते हैं, जिनकी निजी संपत्ति सन 2018 में $3.5 बिलियन बढ़ गई। बफेट के जैसा कोई शायद जेफ बेजोन्स से प्रेरित हो सकता है, जिनकी शुद्ध संपत्ति सन 2018 में $24 बिलियन बढ़ गई। एक ऐसी राशि जिसका प्रति मिनट भाग अमीर बेसबॉल खिलाड़ी की पूरे साल की कमाई से अधिक है। मुद्दा यह है कि सामाजिक तुलना की छत इतनी ऊंची है कि असल में कोई इसे छू नहीं पाएगा, जिसका मतलब यह है कि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, या फिर जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि कभी इसे लड़ा ही नहीं जाए। यह मान लेना कि आपके पास पर्याप्त हो सकता है, फिर चाहे वो दूसरों के मुकाबले कम ही क्यों ना हो। मेरा एक दोस्त हर साल तीर्थ यात्रा पर लॉस वेगस जाता है। एक बार उसने एक डीलर से पूछा, तुम कौन सा खेल खेलते हो और कौन से कसीनो में? डीलर ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, लॉस वेगस के कसीनो में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि जैसे ही आप अंदर जाएं वापस बाहर निकल जाएं। और ठीक इसी तरह दूसरों की संपत्ति से तुलना करने का खेल भी काम करता है। तीसरा, पर्याप्त बहुत कम नहीं होता। पर्याप्त होने का विचार रूढ़िवाद के जैसा लग सकता है, जिसमें अवसरों और क्षमता को छोड़ दिया जाए। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। पर्याप्त का मतलब ये समझना है कि इसका ऑपोजिट और अधिक की भूख आपको पछतावे के छोर पर लाकर खड़ा कर देगी। ये जानने का एकमात्र तरीका कि आप कितना खाना खा सकते हैं यही है कि आप तब तक खाना खाएं जब तक कि बीमार न पड़ जाएं। कुछ ही लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से ज्यादा होती है, लेकिन किसी कारण ये तर्क व्यवसाय और निवेश में नहीं चलता, और अधिकतर लोग तब जाकर रुकते हैं जब वो टूट जाएं या रुकने पर मजबूर हो जाएं। ये अबोध रूप में कुछ ऐसा भी हो सकता है, अपने काम में अक्रियाशील हो जाने से लेकर एक जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट एलोकेशन जिसे आप कायम न रख सकें। दूसरी तरफ दुनिया में रजत गुप्ता और बर्नी मैडोफ जैसे लोग हैं जो चोरी करने पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना नतीजे की परवाह किए
हर डॉलर हासिल करना जरूरी है। जो भी हो, हर एक इनएबिलिटी डॉलर को ठुकराने की असमर्थता आगे चलकर आपको भारी पड़ेगी। चौथा, बहुत सी चीजें जोखिम में डालने लायक नहीं होती, चाहे पोटेंशियल गेन कितना ही अधिक हो। जेल से रिहा होने के बाद रजत गुप्ता ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख पाई है। कभी भी किसी चीज से हद से ज्यादा अटैच्ड न हो। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी उपलब्धियां या इनमें से कुछ भी। मैं अब इस बारे में सोचता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जो हुआ उसने मेरी प्रतिष्ठा अनुचित रूप से नष्ट कर दी, और ये तभी तकलीफ देता है अगर मैं अपनी प्रतिष्ठा से बहुत लगाव रखता हूं। ये शायद उनके अनुभव से लिया जाने वाला सबसे खराब सबक मालूम पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे आदमी का खुद को तसल्ली देने के लिए बहाना है जो बुरी तरह से अपनी प्रतिष्ठा वापस चाहता है, लेकिन अब वो जा चुकी है। प्रतिष्ठा अमूल्य है, आजादी और स्वावलंबन अमूल्य हैं, परिवार और दोस्त अमूल्य हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं उनसे प्यार पाना अमूल्य है, खुशी अमूल्य है, और इन सब को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि कब आपको वो जोखिम उठाना बंद कर देना चाहिए जो इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये जानना कि कब आपके पास पर्याप्त है। अच्छी खबर यह है कि पर्याप्त का निर्माण करने वाला सबसे शक्तिशाली औजार अद्भुत रूप से सरल है और ऐसे जोखिमों की मांग नहीं करता जो इनमें से किसी भी चीज को हानि पहुंचाए। और यही अगला अध्याय है।